भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उसकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की व्यवस्थित हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नेपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, ने पिछवाड़े उनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी, तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो उन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या, और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटी की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चले जाना। माँ अबाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी अधेड़ बूंद खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती हुई उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ा कर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली
और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूटियाँ कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीप का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़ी। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोली, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीप को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा थोड़ा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप जाते थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ बुड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह बाइक सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस। इससे पढ़ाई बढ़ाई का क्या ताल्लुक है? जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ। निरा लठूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगुना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती अब कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठ रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना। माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे। मैं क्या कहूँगी? माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटका कर वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बस रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? साहब को ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था। और
मुंह में से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जा उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? और खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने सिमटते हुए हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाए। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहका उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुरानी गीत तुम्हें जो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैं कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीझ कर कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और छिन दुर्बल लर्जती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरिया नी माए, हरिया नी बहने, हरिया ते भागी भरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिला के हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व से बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लकड़ियाँ गुड़ियाँ बनाती है और फुलकारियाँ बनाती हैं।
फुलकारियाँ क्या है? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसता रहा, बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा, मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों को खनखनाने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही सामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ मम्मी मम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझसे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी में बाकी है भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ेगी। जानती नहीं, साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ भरा मुंह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। मैं तो बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर से बेटे की उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर सामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए।